जय हिंद। आज हम लोग झारखंड की जनजाति से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको पता है झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं। जब तक हम लोग एक एक करके 32 प्रकार की जनजातियां से संबंधित जानकारी नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक इस चैनल पे किसी दूसरा लेसन से संबंधित वीडियो नहीं डाले जाएंगे। झारखंड की जनजातियां से संबंधित अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको हम बता दें कि झारखंड की जनजातियां को समझना उतना ही कठिन या उतना ही आसान है जितना यहाँ की महिलाओं को समझना है। कैसे? अर्थात हम लोग जनजाति की तुलना महिलाओं से कर सकते हैं। चीज़ों को समझिएगा, जनजाति की तुलना हम लोग महिलाओं से कर सकते हैं। जनजाति या हम महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं को प्यार से समझा लिया जाए और ये अगर भूखे भी हैं तो ये अपना खाना आपको दे सकते हैं, इतने भोले होते हैं। और ये महिलाएं जो होती हैं, अगर इन्हें प्यार से नहीं समझाया जाए, अगर ये काली का रूप ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में खाना तो दूर की बात, खाना अगर आपके सामने रखा हुआ भी है तो वो खाना को इन लोग फेंक भी सकते हैं, खाना क्या खाने देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को प्यार से समझा लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर इनको प्यार से समझाया नहीं जाए और अगर ये काली का रूप ले लिए तो ये आपको जीना हराम कर देंगे। क्या करेंगे? जीना हराम कर देंगे। ठीक उसी तरह से जनजातियों को प्यार से समझा लिया जाए तो ठीक है, प्यार से सहमति बना लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो इनको प्यार से अगर नहीं समझाया जाए तो ये बहुत विद्रोही होते हैं। अगर ये विद्रोही का रूप ले लिए तो फिर आपको जीना हराम हो जाएगा। मतलब जीना दोनों जगह हराम है, दोनों जगह प्यार ही काम कर रहा है दवाई के जैसा। प्यार से समझाइए तो ठीक है, यहाँ भी प्यार से समझाइए तो भी यहाँ ठीक है। अगर प्यार से नहीं समझाइएगा तो यहाँ विद्रोही का रूप ले लेंगे, और यहाँ नहीं प्यार से समझाइएगा तो काली का रूप ले लेंगे। अगर ये विद्रोही या काली का रूप अगर लिए तो जीना हराम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने के लिए था। ध्यान में रखिएगा कि महिलाओं की तुलना यहाँ जनजातियों से की गई है, ताकि ये चीज़ें आपको समझने के लिए था। अब आपको जनजाति पढ़ने से पहले ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि जाति क्या होता है और जनजाति क्या होता है। ठीक है, जनजाति जो रहते हैं वो शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं। लेकिन जनजाति पहाड़ पे रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, शहर के कोई छोर पे रहते हैं। देखिएगा ना, शहर बसा हुआ है, उसके बगल भी में ये इन लोग रहते हैं। या तो कोई गांव है तो गांव के बगल में इन लोग रहते हैं। जहां गांव का सीमाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है वहां भी इन लोग तंबू लगा करके रहते हैं। हालांकि जनजाति हैं तो इनका घूमना एक स्वाभाविक है, इन लोग घूमते रहते हैं, घुमंतु होते हैं। तो ये जंगलों में रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, शहर के कोना में रहते हैं जहाँ शहर ख़त्म हो जाता है, या गांवों के बगल में रहते हैं, गांवों के बगल में रहते हैं। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ जाति की बात करें क्षेत्रीय भाषा में, तो आप ये सुने होंगे या तो आप देखे भी होंगे, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं कुम्हार। कुम्हार क्या करते हैं? मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कई जाति हैं, जैसे यहाँ हम आदो कह दें तो इन लोग का काम होता है ग्वाला, है ना, दूध बेचने वाला। इन लोग का व्यवसाय है। दूसरा, इनकी जो संस्कृति होती है, रहन सहन, खान पान,
वेशभूषा, ठीक है, इनकी भाषा, वो आधुनिक काल से जुड़ा होता है। मतलब जो वर्तमान में जो चीजें चल रही है, संविधान के हिसाब से जो वर्तमान में चीजें चल रही है, उनके हिसाब से ये इनकी संस्कृति होगी, इनकी रहन सहन होगी, खान पान होगा, वेशभूषा होगा, भाषा होगा। लेकिन जनजातियों की बात करें तो इनकी भी सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें इनके पास भी होती है, संस्कृति होती है, रहन सहन भी होती है, खान पान भी होती है, वेशभूषा भी होती है, भाषा भी होती है। लेकिन इन लोग का जो ये सारी चीज़ें होता है वो आधुनिक समय का नहीं होता है। आधुनिक समय कहने का मतलब जो समय अभी चल रहा है, जिस फैशन में लोग अभी जी रहे हैं, जो संस्कृति को भी मान रहे हैं, जो वेशभूषा को भी मान रहे हैं, वो वेशभूषा इनके पास नहीं रहेगी, लेकिन जातियों के पास रहेगी, जनजातियों के पास नहीं रहेगी, जनजातियों के पास नहीं रहेंगी। अगर ये आधुनिक चीज़ों को अपना लेते हैं, इसका मतलब ये मानते हैं इन लोग कि ये अपनी परंपरा को खोते हैं, और ये अपनी परंपरा को खोना नहीं चाहते हैं, अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए ये पुराने चीज़ों को उपयोग में लाते हैं जो इनके पूर्वज उपयोग में लाए थे, अर्थात ये अपने पूर्वजों की परंपरा को बनाए रखने की काम करते हैं। अगर इन्हें आधुनिक चीज़ों के बारे में बताया जाए या आधुनिक संस्कृति रहन सहन की बातें बताया जाए तो इन लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा अगर इन लोग करते हैं तो ये अपने आप को मानते हैं कि हम पूर्वजों की चीज़ों को भूलते जा रहे हैं या तो पूर्वजों की परंपरा को भूलते जा रहे हैं। इन लोग ऐसा इसलिए नहीं करते हैं। तीसरा आप ये समझिएगा, मुख्य रूप से 3 चीज़ों समझिए। इनकी जो एक होती है वो व्यवसाय होती है, व्यवसाय होती है। जैसे हम आपको बताएं कि कई जाति हैं जिनका जो पहचान है वो व्यवसाय के आधार पे ही है। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की काम करते हैं, यादव जो है वो ग्वाला का काम करते हैं। अर्थात अगर जाति का कोई नाम ले लिया जाए, जैसे हम आपको बोलते हैं कुम्हार, तो आपके माइंड में एक इमेज बनता है कुम्हार, वो मतलब कि वो मिट्टी का बर्तन बनाता होगा। ये चीज़ें आपके माइंड में आ गया। तो इनका एक निश्चित व्यवसाय होता है, लेकिन जनजाति का कोई निश्चित व्यवसाय नहीं होता है। इनका कोई निश्चित व्यवसाय नहीं होता है। निश्चित व्यवसाय नहीं होता है मतलब ये कभी कभी जंगल में शिकार करने लगते हैं, तो कभी कभी खेती करने लगते हैं, कभी कभी वो लकड़ी का जो आपके जंगल में कुछ ऐसी लकड़ियाँ मिलती है, उनके कुछ अलग अलग सामान बनाने लगते हैं, जिससे हम लोग ढोकली कहते हैं, कठौती कहते हैं, और ये मार्केट में जा कर के बेच देते हैं। मार्केट में बेचते हैं, यहाँ से कुछ इनको आय की प्राप्ति होती है, अर्थात कुछ पैसे मिलते हैं। फिर खाने की सामान इन लोग लाते हैं, जैसे नमक तेल वगैरह इन लोग कहाँ से लाएंगे? शिकार करने से तेल नमक मिलेगा नहीं, खेती करने से तो इतने ही खेती करते हैं जो कि अपने खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जंगल की लकड़ियों का उपयोग करके कुछ ऐसे सामान बनाते हैं, फिर सामान को बेच करके बाजार से कुछ ऐसे सामान लाते हैं जो इसके उपयोग के लिए होता है। मतलब ये कभी कभी शिकार करने लगेंगे, कभी खेती करने लगेंगे, कभी जंगल की लकड़ियां से कुछ चीज़ें बनाने लगेंगे। इनकी कोई निश्चित व्यवसाय नहीं होती है। ये अपने जीवन यापन करने के लिए कई चीज़ों को अपनाते हैं, अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई चीज़ अपनाते हैं। ये हुए जनजाति। लेकिन जो जाति हैं इनकी कोई निश्चित व्यवसाय होती है। जैसे हम आपको 2 जाति के बारे में बताएं, यादव हो या तो वह कुम्हार हो। कुम्हार का व्यवसाय है कि वो मिट्टी का बर्तन बनाएगा। हालांकि आज की दुनिया में सिर्फ कुम्हार मिट्टी के बर्तन ही नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें रोजगार की कमी हो गई है, लोग उसे लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनकी व्यवसाय तो मूल रूप से वही थी। ग्वाला के दूध बेचने का काम था, यादव का दूध बेचने का काम था। तो इनकी एक निश्चित व्यवसाय होती है, और इसी व्यवसाय के आधार पे जाति का वर्गीकरण भी किया गया है। कई ऐसे व्यवसाय के आधार पे ही जाति की पहचान भी मिली हुई है। तो 3 चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। इन लोग रहते कहाँ हैं, इनकी संस्कृति क्या होती है, इनका व्यवसाय क्या होता है। ठीक है, अब आगे समझिए।
थोड़ा एक पॉइंट और लिखिएगा कि जैसे जनजाति शिक्षित होते हैं, जैसे जाति शिक्षित होते हैं, वैसे आज काल के समय में जनजाति भी शिक्षित होने लगे हैं। जैसे हम आपको शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाए थे, ये आपके पढ़ा शासन व्यवस्था, या तो मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, या तो मांझी प्रगना शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, इस सब चीज़ें में हम आपको बताए थे। उस समय में आपको ये भी बताए थे कि साक्षरता दर भी थी जनजाति की। तो जनजाति भी पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर दिए हैं जाति की तरह, ठीक है। लेकिन कुछ अंतर अभी भी इन लोग में है। हालांकि हम इसके बारे में और आगे जाकर के चर्चा करेंगे कि ये घुमंतु जनजाति हैं। निर्वाहन के आधार पे, या तो कह सकते हैं कि रहन सहन के आधार पे हमारे झारखंड में जनजातियों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है घुमंतु, दूसरा है घुमंतु कृषक, और तीसरा है कृषक जनजाति, और चौथा है शिल्प जनजाति। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आप इस चीज़ों को पहले मेनली 3 चीज़ों को समझें। ये तो 3 पॉइंट आपको लिखाए गए हैं। इसके बाद आप समझिए यहाँ आदिवासी के बारे में और जनजाति के बारे में। यहाँ हम लिखते हैं आदिवासी के बारे में, और यहाँ हम लिखते हैं जनजाति के बारे में, ठीक। आपको हम ये सारी चीज़ें बताएं कि इनकी पहनावा भी होती है, इनकी संस्कृति भी होती है, इनकी अपनी एक रहन सहन भी होती है, इनकी अलग खान पान होती है, इनकी अलग वेशभूषा होती है। हम आपको यहाँ बताएं, आप यहाँ चीज़ों को लिखिएगा। लेकिन आदिवासी में कोई खान पान और कोई एक निश्चित वेशभूषा, इनकी कोई अलग संस्कृति या इनकी कोई अलग भाषा नहीं होती। मतलब ये इन लोग को असभ्य माना जाता है। इनके पास कोई संस्कृति नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है, कोई रहन सहन नहीं है। आप बताइए कि अगर आपको बोल दे आदिवासी के बारे में, तो आपके दिमाग में एक ऐसा इमेज चलने लगेगा कि आदिवासी मतलब वो समाज के लिए खतरा पहुंचाते होंगे। ऐसा इमेज आपका दिमाग में बनेगा। आदिवासी का मतलब होता है, ये आपके दिमाग में चलेगा कि वे अर्धनग्न घूमते होंगे। ऐसा ही होता है, अर्धनग्न ही आदिवासी घूमते हैं। वो एक नरभक्षी टाइप के होंगे, ऐसे दिमाग में घूमता है। तो ये वैसे ही होते हैं, इनके पास कोई संस्कृति नहीं होती है। ये अक्सर आपके जनजाति जो होते हैं ना, ये एक औजार लेकर घूमते हैं, जैसे तीर धनुष लेकर के घूमते हैं, और इनको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर हम और आप अगर तीर धनुष लेकर के घूमेंगे तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, कि आप किसी की हत्या कर सकते हैं। लेकिन जनजाति अगर कोई तीर धनुष लेकर के घूमते हैं तो इनकी कोई अरेस्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि ये तो अधिसूचित जाति हैं। इन्हें तो संविधान के तहत इन्हें छूट दिया गया है। ऐसा मानते हैं कि अगर ये तीर धनुष नहीं रखेंगे तो ये इनकी परंपरा को ठेस पहुंचेगी। ये परंपरा को बचाए रखने के लिए तीर धनुष रखते हैं, लेकिन कभी कभी घातक भी पहुंचा देते हैं। तो हम आदिवासी की बात कर रहे थे और जनजाति की बात कर रहे थे। आदिवासी क्या होती है, इनके पास कोई वेशभूषा नहीं होती है, संस्कृति नहीं होती, रहन सहन नहीं होती है। ये एकदम नरभक्षी टाइप का होते हैं। लेकिन जनजातियों के पास तो होती है। जनजाति पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आदिवासी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप सीधे हम आपको एक फाइनल यहाँ कॉन्सेप्ट दे दें तो आदिवासी का ही नया वर्जन जनजाति है, और जनजाति का ही एक नया वर्जन जाति है। मतलब समझें? नहीं समझें तो आप समझिए। थोड़ा सा हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे ये नोकिया का फ़ोन पहले था, है ना, अब आ गया है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन कोई भी कंपनी का हो, है ना, कोई भी कंपनी का हो, है तो फ़ोन है ना। ये फ़ोन था या स्मार्टफोन हो गया। समय के परिवर्तन के साथ या समय के बीतने के साथ ना ये चेंजिंग आया स्मार्टफोन तक। ठीक उसी तरह से आप सुने होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे पहले आदि मानव थे। हम लोग जो संतान हैं वो ऋषि मुनियों के संतान हैं। मतलब अब यहाँ ऋषि मुनि की तुलना आप नोकिया से कर लीजिए, और आप अभी जहाँ खड़े हुए हैं ये यहाँ आप यहाँ पहुँच गए हैं। मतलब पहुँचने में कई वर्षों तक लगा। ठीक उसी तरह से यहाँ जो लोग पहले थे वो आदिवासी ही थे। फिर वे धीरे धीरे समय के बदलाव के साथ वे जनजाति बने, थोड़ा सा जागरूक हुए, फिर जनजाति बने। जागरूक होने में टाइम लगता है, हम जितना जल्दी बोल रहे हैं उतना जल्दी नहीं है।
कई वर्ष लगते हैं, जैसे आपके नोकिया से स्मार्टफोन बनने में ही कई वर्ष लग गया, तो ठीक आदिवासी से जनजाति बनने में कई वर्ष लगते हैं, और फिर जनजाति से जाति बनने में कई वर्ष लगते हैं। मतलब आदिवासी का नया वर्जन जनजाति है और जनजाति का नया वर्जन जाति है, जैसे नोकिया का नया वर्जन स्मार्टफोन है। ठीक है, तो आप लोग जो अभी रह रहे हैं, आपके पूर्वज भी कभी ऋषि मुनि रहे होंगे, आपका भी कोई ऐसा संबंध है, आप भी किसी गोत्र के ही हैं, और वे आपके गोत्र के जो मूल निवासी थे वो ऋषि मुनि ही रहे होंगे। ठीक है, अब एक गोत्र क्या होता है हम आपको अच्छे ढंग से चीज़ों को समझाएंगे। आपको यहाँ क्लियर हो गया कि जाति, जनजाति, आदिवासी क्या होते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। एक एक करके चीज़ों को आप लिखेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, चीज़ों को आप अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ और चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होगी हम आपको सब बता देंगे। देखिए, झारखंड में क्या बताएं आपको, 32 प्रकार की जनजातियां हैं। ठीक है, 32 प्रकार की जनजातियां में जो 8 प्रकार की जनजातियां हैं वो आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति कहने का मतलब ये हुआ होगा कि ये आदि मानव काल के ही व्यक्ति जनजाति रहे होंगे, है ना। अर्थात ये जो आदिम जनजाति हैं वो बहुत पुराने समय के जनजाति होंगे, और जो आपके 24 जनजाति हैं वो यहाँ के प्रमुख जनजाति हैं। किसी भी चीज़ को कब प्रमुख माना जाता है, जब उनकी एक अच्छी पहचान होती है, उनकी एक अच्छी दबदबा होती है। तो 24 जनजातियों की एक अलग पहचान होती है, उनकी एक अलग दबदबा होगी, चाहे वह साक्षरता दर से लेकर के हो या उनकी जनसंख्या में अधिकता हो, जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई होगी या उनकी साक्षरता दर हुई अच्छी से हुई होगी, उनकी संस्कृति एक अलग होगी। तो ऐसी स्थिति में 24 जो जनजाति हैं हमारे झारखंड में वो प्रमुख हैं, और 8 जो हैं वो आदि काल के हैं, आदि मानव की जिंदगियां जीते हैं। ठीक है, प्रमुख का कहने का मतलब यही है कि उनकी जनसंख्या अधिक होगी, उनका साक्षरता दर अधिक होगा, कुल मिला के उनकी एक अच्छी दबदबा होगी, जिसे हम लोग प्रमुख मानते हैं। ठीक, झारखंड में जनजाति की अगर बात की जाए तो कुल जो जनसंख्या है वो ये है, चीज़ों को और जो कि अगर आपके झारखंड में 3,29,88,134 व्यक्ति हैं, 100% हैं। ठीक है, 100% में जनजातियों की जो प्रतिशत है वो 26.2% है, जैसा हम यहाँ लिख दिए हैं। और जनसंख्या की बात करें तो ये, प्रतिशत में बात करें तो ये। भारत में सबसे अधिक जो जनजातियां पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और अगर हमारे झारखंड की बात करें कि पूरे भारत में झारखंड की जनजाति की दृष्टि से कौन स्थान है, तो आपको लिखना है कि चौथा स्थान है। क्या चौथा स्थान है? प्रतिशत कितना है? तो 26.2% झारखंड के कुल जनसंख्या का है। चीज़ें समझ आ गया। एक चीज़ें और आप लोग लिखिए, झारखंड की जो जनजाति हैं, क्या यहाँ के सब जनजाति पहले से ही यहाँ रहते थे? नहीं, अगल बगल के भी आपके राज्य हैं, जैसे कुछ एमपी से आए हुए हैं, और अगल बगल के कुछ आपके राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में भी आपके जनजाति की अधिकता है, छत्तीसगढ़ में भी है, जैसे एमपी में भी है, हालांकि गुजरात में भी पाए जाते हैं। तो बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ जनजाति पाए जाते हैं। हमारे झारखंड में अगर बात की जाए तो जनजाति पूरा पाषाण काल से रह रहे हैं, पूरा पाषाण काल से रह रहे हैं। पूरा पाषाण काल का मतलब ये हुआ कि आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पर जरूर पढ़े होंगे, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है आपका मध्य पाषाण काल, एक होता है आपका नवपाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हम बोल रहे हैं कि झारखंड में जो जनजाति रह रहे हैं वो पूरा पाषाण काल से रह रहे हैं। पूरा पाषाण काल मतलब कि जहां
या तो जिस काल में या तो जिस समय में लोग पत्थर का औजार बनाना स्टार्ट किया था, उसी को तो हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। जिस समय लोग पत्थर का औजार बना नहीं था, बनाना प्रारंभ किया गया था, उसी काल को तो हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो इसी समय से हमारे झारखंड में जनजाति रह रहे हैं। समझिए, आज से यहाँ जनजाति नहीं रह रहे हैं, कई वर्षों से यहाँ जनजाति रह रहे हैं। ठीक, देखिए जनजाति को हालांकि कई नामों से जाना जाता है। इसे हम लोग आदिवासी कहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आदिवासी का नया वर्जन जनजाति है, लेकिन आदिवासी लोग कह देता है झारखंड में। आदिम जाति वनवासी इसलिए क्योंकि ये वन में भी रहते हैं ना। मूल निवासी, हालांकि ये मूल निवासी हैं, सबसे पहले यही लोग तो यहाँ रहते थे। गिरिजन, गिरिवासी, जंगली, देशज, ठीक, ये सारे नामों से इन्हें पुकारा जाता है। हम आपको बताएं कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जिसमें से 24 जनजातियां प्रमुख हैं, 8 जनजातियां आदिम हैं। तो कौन कौन ऐसे जनजाति हैं जो आदिम जनजाति हैं? वो हैं असुर, पहरिया, माल पहाड़िया, सोरैया, बिरजिया, सबर, कोरबा और बिरहोर। देखिए, आप इसको क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा। अब नाम है तो नाम में क्या बताएं, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रजाति की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंध रखते हैं। प्रजाति का मतलब होता है कि जाति के एक उपवर्ग, जाति के उपवर्ग को हम लोग प्रजाति कहते हैं। मतलब जाति से कहीं ना कहीं प्रजाति छोटा होता है। क्या होता है? प्रजाति छोटा होता है। जाति से प्रजाति छोटा होता है। जाति के हम लोग एक उपवर्ग, जाति का एक वर्ग को कहते हैं ना, तो जाति के हम लोग एक उपवर्ग को ही तो हम लोग प्रजाति कहते हैं। जाति से ये छोटा होता है। तो ये कौन सी प्रजाति से संबंध रखते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड कहने का मतलब ये है कि जो लोग प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंध रखते हैं, उनके कद जो होते हैं वो मध्यम होते हैं, ओठ मोटे होते हैं, इनके जो फेस लंबे होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं और वे सांवले टाइप के होते हैं। तो इनका जो यहाँ की जनजातियों का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से ही है। मतलब इन लोग का रंग रूप भी वैसा ही रहता होगा। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड को 2 वर्गों में, आस्ट्रिक और द्राविड़ में बांटा गया है। ठीक है, द्राविड़ और आस्ट्रिक में बांटा गया है। और कई जो हमारे यहाँ झारखंड में जनजाति हैं जिनका संबंध आस्ट्रिक और द्राविड़ से भी है, और वे किसके ब्रांच हैं? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के ही हैं। अब चीज़ों को समझिएगा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अधिसूचित जाति, अधिसूचित जाति, देखिए आपको पता होगा ना कि SC ST को आरक्षण क्यों दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि SC जो और ST हैं, SC ST जो जाति हैं, वे उनकी जो स्तर है थोड़ी सी निम्न है, और समाज में सभी को एक रूप बनाने के लिए, मतलब ऊंच नीच की चीज़ों को हटाने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि वे समाज में बहुत पिछड़े लोग हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा आरक्षण दे दिया जाए, है ना, तो वे एक लेवल में आ जाएंगे। जैसे जनरल को आरक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन देखिए कहीं कहीं OBC को भी दिया जाता है। तो कई जो लोग हैं समाज में, कई लोग बड़े हैं। बड़े कहने का मतलब यहाँ है आय की स्रोत से बड़े हैं, उनकी दबदबा अधिक है, ये सारी चीज़ों से वो भरपूर हैं। और कुछ लोग हैं जैसे ST हैं और SC हैं, उनकी दबदबा कम है, उनकी आय के स्रोत कम है। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि समाज को एक रूप बनाए, मतलब एक समान बनाए, और एक समान बनाने के लिए थोड़ा SC ST को आरक्षण दे दिया जाएगा, थोड़ा सा इन्हें सपोर्ट दे दिया जाएगा, तो शायद हो सकता है कि ये एक रूप बन जाएंगे, एक तरह से सब हो जाएंगे। लेकिन ये कहाँ तक संभव है आपको भी पता है। अधिसूचित जाति कहने का मतलब क्या है? अधिसूचित जाति,
अधिसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है जनजातियों को। जनजातियों को ये आपके संविधान के अनुच्छेद 342 में बताया गया है। ये अधिसूचित जनजाति क्या होते हैं? अधिसूचित जनजाति वे जाति होते हैं, जैसे आप अगर कोई भी जाति से बिलोंग करते होंगे, हम आपको कई एग्जाम्पल आगे बताएं। कुम्हार समझिए, ठीक है, जाति से, जाति में कुम्हार है। एक आपका जनजाति की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं जनजाति में एक मुंडा को मान लेते हैं, मुंडा। तो संविधान के हर नियम कुम्हार पे लगेगा, लेकिन संविधान के हर एक नियम मुंडा पे नहीं लगेगा। समझे? मुंडा पे नहीं लगेगा, समझिएगा थोड़ा सा। या तो हम संथाल की बात कर लें, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दिए थे वहाँ तीर और धनुष का, तीर धनुष का। ये तीर धनुष संथाल रखते हैं, संथाल रखते हैं। और अगर आप कुम्हार हैं और अगर आप रखते हैं, या तो कोई भी जाति है, अगर आप रखते हैं तो आपको यहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना, अरेस्ट कर लिया जाएगा संविधान के तहत। लेकिन इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा संविधान के तहत, इनको कुछ छूट दिए जाते हैं। जैसे SC ST को कुछ छूट दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से अधिसूचित जो जनजाति को कुछ छूट दिए जाते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल दिए कि यही धनुष को आप रखिएगा तब आप अंदर हो जाइएगा, लेकिन यही संथाल रखेंगे तो ये अंदर नहीं होंगे, क्योंकि ये अपनी परंपरा को मानते हैं, परंपरा को मानते हैं। पता है कोई अफसर होगा, या आप लोग कभी कुछ चीज़ें पोस्ट पे चले जाइएगा, कहीं सर्वेक्षण के लिए कहीं जाइएगा, तो उतनी कड़ी से इनको आप नहीं, इनको कोई भी नियम या कानून नहीं मनवा सकते हैं जनजाति को। ये बड़ा विद्रोही होते हैं, आप भी टूट पड़ेंगे। लेकिन इनको आप मनवा सकते हैं, अगर ये नहीं मानेंगे तो आप इनको ज़बरदस्ती भी नहीं मनवा सकते हैं, क्योंकि ये अधिसूचित हैं, अधिसूचित जनजाति हैं, इनको संविधान से ही छूट मिला हुआ है। थोड़ा सा हम आपको पॉलिटी भी पढ़ाने, पॉलिटी पढ़ाते हैं ये कि 342 अनुच्छेद के तहत अधिसूचित जनजाति कौन घोषित करता है, अधिसूचित जाति, अधिसूचित जनजाति कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, ये कौन डिसाइड करेंगे, या तो कौन ये बताएंगे। तो ये अधिसूचित जाति, क्या अधिसूचित जनजाति कौन कौन है, इनका निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। यही राष्ट्रपति कहेंगे कि किन्हें किन्हें अनुसूचित अधिसूचित जनजाति में रखा जाएगा और किसको किसको अधिसूचित जनजाति में नहीं रखा जाएगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपने मन से करते हैं? नहीं, संसद के सलाह पे। हालांकि राष्ट्रपति का जो इंजन ही होता है ना, वो संसद ही होता है। राष्ट्रपति का इंजन ही संसद होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें अधिसूचित अधिसूचित अनुसूचित हो गया है, तो आप यहाँ एक बार और फाइनल समझिए। अधिसूचित जनजाति कौन है या कौन नहीं है, इसका निर्णय राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन क्या वे अपने मन से करेंगे? तो ये अपने मन से नहीं करेंगे, उन्हें संसद सलाह देगी, उन्हें संसद सलाह देगी। तो राष्ट्रपति किसी भी जनजाति को अधिसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। अधिसूचित जाति का फायदा भी होता है कि इन्हें कई छूट दिए जाते हैं। समझ। अब आता है प्रीतसत्तात्मक। देखिए, प्रीतसत्तात्मक मतलब कि इसका जो परिवार होता है, प्रीतसत्तात्मक कहने का मतलब पुरुष प्रधान समाज। कोई समाज है तो वहाँ पुरुषों का दबदबा अधिक होगा। अगर घर परिवार में ही देखा जाए तो पुरुष ही निर्णय ले सकता है कि ये क्या करेंगे, पुरुष को ही निर्णय लेना है कि क्या करेंगे। जैसे कोई आपके या कई घरों में देखते होंगे कि कोई बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है कहने का मतलब या तो आप कह सकते हैं ना कि छोटा हिस्सा, अगर हम बात कर लें घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है, तो ये घर कब बनाना है ये पुरुष निर्णय करते हैं। या तो ये कोई भी आयोजन भी ले सकते हैं, कोई आयोजन कब निर्धारण करना है ये पुरुष निर्धारण करते हैं। कई ये चीज़ें होते हैं घर में या समाज में जिसका निर्धारण पुरुष ही करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ प्रीतसत्तात्मक चीज़ें यही होती है।
एकल परिवार जनजातियों में पाई जाती है, जैसे पितृसत्तात्मक पाया गया है। एकल परिवार का मतलब ये होता है, एकल परिवार के अंतर्गत मान लिया जाए 2 बच्चे हैं और इनके 2 माता पिता ही रहेंगे। 2 माता पिता रहेंगे और इसके जितने भी बच्चे हैं वे बच्चे रहेंगे, जितने भी बच्चे हैं वे बच्चे रहेंगे। ये हो गया एकल परिवार। देखते होंगे ना कहीं तंबू उम्बू लगा करके लोग माँ बाप और उसके बच्चे ही रहते हैं। और यही होता है एक संयुक्त परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि इसके माँ बाप बच्चे तो रहेंगे लेकिन कई लोग रहते हैं, जैसे इसके फूफा हो गए, इसके चाची हो गए, इसके दादी हो गए, दादा हो गए, मतलब पूरे घर में लोग भरल रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार। लेकिन क्या जनजातियों में संयुक्त परिवार होता है? नहीं, एकल परिवार होता है। इनके लिंग भेद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि लिंग के आधार पे इन लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। गोत्र को किल्ली भी कहा जाता है, कुंदा भी कहा जाता है और पारी भी कहा जाता है। गोत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, चीज़ों को समझिएगा, गोत्र को समझना आपको अति आवश्यक होगा। एक गोत्र में कभी शादी नहीं होता। हालांकि आज के समय में अगर देखा जाए तो गोत्र किसको माना जाता है पता है? अगर आपके घर का जितना भी वंश है, आपके माता कहने का मतलब आपके मामा के घर का जितना भी लोग वंश है और आपके दादी का जितना भी लोग वंश है, दादी का आप भी पोते हैं लेकिन उसके कोई और तो रिलेशन हुए होंगे ना, तो उनके रिलेशन को, पूरे रिलेशन को, माता के घर अर्थात मामा के घर के पूरे रिलेशन को, और जो अपने आप जिस घर में है वहाँ के पूरे रिलेशन को, ये तीनों रिलेशन को हम लोग एक गोत्र मानते हैं। एक गोत्र मतलब ये हम लोग एक गोत्र के हैं, आपस में हम लोग शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, आपस में हम लोग शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक गोत्र के अगर लोग शादी विवाह करने लगेंगे तो ये आपस में ही भाई बहन होते हैं। हालांकि रिलेशन पहले से ही है, अगर हम लोग एक ही गोत्र में शादी करने लगेंगे तो हम लोग आपस में ये पाते हैं कि एक दूसरे भाई बहन हैं, एक दूसरे भाई बहन शादी नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा कोई करता है, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग मानता है, या तो अब चीज़ें जो भी हो, अगर ऐसा होता है तो इससे उत्पन्न जो संतान है उनके अंदर एक वंशानुगत त्रुटि आ जाएगी। त्रुटि बोले तो उनके अंदर कुछ ऐसा आ जाएगा, जैसे वो विकलांग भी हो सकता है, उनका मानसिक अच्छे ढंग से काम ना करे, मतलब कोई ना कोई उनके संतान में कोई ना कोई बाधा होगी या तो कोई ना कोई त्रुटि वहाँ होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये हो गया आज का समय जो मानता है लोग, इसलिए ना अगर शादी ब्याह लोग कोई करता है तो जन्म कुंडली लेकर के दौड़ता है। जन्म कुंडली लेकर कर क्यों दौड़ता है? क्योंकि वो कुंडली मिलाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक गोत्र के तो नहीं हो जाएंगे। आप देखिएगा कि कई दूसरे गांवों में भी लोग जाता है तो कुंडली ले करके जाता है। अब आपको पता होगा कि कुंडली लेकर के क्यों जाता है। दादी को पता होगा कि ये मेरा रिलेशन है, माता को पता होगा, दादी को पता होगा, कुंडली लेके क्यों जाता। दादी को पता होगा लेकिन उसके वंशज भी तो कहीं ना कहीं फैले होंगे, शायद इनको ये नहीं पता होगा। अगर कुंडली मिला लिया जाए तो गोत्र का पता चल जाता है। एक गोत्र में तो हम लोग शादी ब्याह कर नहीं सकते हैं क्योंकि भाई बहन होते हैं। हालांकि गोत्र यहाँ तो तीन चीज़ों को देखें कि 3 रिलेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक गोत्र को मानते हैं कि एक गोत्र की है, लेकिन वास्तविकता हम आपको अगर बता दें तो ये चीज़ें होती है। हम लोग जो हैं ऋषि मुनियों के संतान हैं। पहले एक ऋषि मुनि से जितने भी लोग उत्पन्न हुए होंगे, हम पहले की बातें बता रहे हैं, आपको यही याद रखना है, एक गोत्र वाला जो अभी चलता है। एक ऋषि मुनि के जितने भी संतान हुए होंगे, इसके भी कई संतान हुए होंगे, कई संतान इसके भी होंगे, ये सारे एक गोत्र में आएंगे। और दूसरा भी ऋषि यहाँ होगा, उसके अलग गोत्र होंगे। क्या होंगे? उसके अलग गोत्र होंगे। तो पहले के ऋषि मुनियों के आधार पे देखा जाए, इसलिए आप कहीं कहीं पाएंगे कि संथाल जनजाति में 12 गोत्र हैं।
तो यहीं से गोत्रों का जो है वर्गीकरण किया गया है। एक ऋषि मुनि से जितने भी संतान हैं वो एक गोत्र के आएंगे, इसके भी जितने भी संतान हैं यही गोत्र के आएंगे। समझे? ये चीज़ें समझ आएगी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि गोत्र क्या होता है। अगर अभी देखा जाए तो ये गोत्र लेकर के लोग चलता है, इस चीज़ पे आधार पे चलता है, लेकिन ऋषि मुनियों को देखा जाए तो एक गोत्र के अंतर्गत कई लोग आते हैं। दूसरा मुनि के द्वारा जो उत्पन्न संतान है उसके अंतर्गत भी कई लोग आते हैं। तो ये मान लिया जाए ये गोत्र हुआ तो फिर ये बी गोत्र हुआ, तो अब ये शादी कर सकते हैं। समान गोत्र नहीं ना हुआ, लेकिन अगर कोई एक ऋषि मुनि से मान लिया जाए ये बी गोत्र का कोई संतान है, इसके द्वारा भी संतान तो बी ही होगा ना, इसके द्वारा संतान उत्पन्न बी ही होगा ना, तो ये आपस में शादी नहीं कर सकता है। लेकिन ये ऋषि मुनि के द्वारा जो उत्पन्न संतान है वो ए गोत्र का है, मान लिया जाए ये गोत्र का है और ये तो बी गोत्र का है। इसका फैलाव मानिए कई और क्षेत्रों में है, इसका कई और क्षेत्र में है, तो इनका और इनका तो शादी हो ही सकता है। ये चीज़ें पहले की बात हो गई। आपको ये याद रखना है कि 3 रिलेशन को एक गोत्र माना जाता है। अगर शादी ब्याह करते हैं तो हमें दोष पहुंचती है। ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर जो आपके वंशानुगत होते हैं वो समान हो जाते हैं और उससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उसमें कुछ अलग नहीं दिखता है, कुछ अलग विकास नहीं दिखता है। और लोगों का मानना है कि समय के साथ विकास करना भी बहुत ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं हम लोग यखरा क्या होता है। यखरा क्या होता है? प्रत्येक जनजाति में अखरा चीज़ों आपको देखने को मिलेगी, जहाँ लोग पंचायत करते हैं। जनजातियों में भी पंचायत किया जाता है, जहाँ लोग पंचायत करते हैं या जहाँ कोई आयोजन किया जाता है, बैठक किया जाता है, बच्चे बच्चियाँ खेलती हैं या खेलते हैं, है ना, वैसे जगहों को हम लोग यखरा कहते हैं। सरना किसे कहते हैं? तो जनजातियों में जो पूजा स्थल होता है, जैसे हम लोग आज पूजा स्थल को क्या कहेंगे? मंदिर कहते हैं ना। मंदिर, मस्जिद जो है आपका, गिरजा, ये पूजा स्थल को सरना कहते हैं। पूजा स्थल को सरना कहते हैं जनजातियों की भाषा में। लेकिन हम लोग पूजा स्थल को क्या कहेंगे? मंदिर कहेंगे, मस्जिद कहेंगे, शरण आपके कोई द्वार, ये सारी चीज़ें कहेंगे, मंदिर मस्जिद वगैरह कहेंगे, है ना। एक युवा गिरह क्या होता है? युवा गिरह जहाँ युवा एवं युक्तियाँ अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि वे सामाजिक तौर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हो, आर्थिक तौर से गए हो, राजनीतिक तौर से गए हैं, मतलब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की जो जगह है उसी को हम लोग युवा गिरह के नाम से जानते हैं। मतलब जनजातियों में जहाँ युवा एवं युक्तियाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे हम लोग युवा गिरह कहते हैं। लेकिन अगर आधुनिक काल में देखा जाए तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, आपका यूनिवर्सिटी कहते हैं। उन लोग युवा गिरह कहता था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा तुलना कीजिएगा, चीज़ें याद रहेगी। ये हाट क्या होता है? हाट ये होता है, हम आपको बताएं हाट के बारे में कि कुछ ऐसे जो जनजाति हैं उनके जो जीवन यापन हो जाता है वो सिर्फ शिकार करने से नहीं होता है, खेती करने से नहीं होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जो वे जंगलों से बना करके ले जाते हैं और वो मार्केट में बेचते हैं। तो मार्केट में जो बेचते हैं वो मार्केट को ही हाट कहते हैं। वस्तुओं जहाँ से लेते हैं और जहाँ से वस्तुओं को बेचते हैं उसी को हम लोग कहते हैं हाट। एक होता है टोटम। टोटम क्या होता है? टोटम ये होता है प्रत्येक जनजाति के गोत्र के एक अलग पहचान ही होता है। प्रत्येक जनजाति के प्रत्येक गोत्र में वो लोग होते हैं, तो वे प्रत्येक जनजाति के अलग अलग गोत्र होते हैं, तो अलग अलग गोत्र के अलग अलग पहचान होते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई गोत्र है, ये गोत्र है, तो इनका एक पहचान है
कि ये इनका एक पहचान है। जैसे मान लिया जाए पौधा होगा, पौधा ही इनकी पहचान है, ये गोत्र की पहचान हो गई। अगर ये पौधा इसके पास है, इनकी पहचान है, मतलब ये गोत्र का आदमी है। ठीक है, जैसे हम लोग का भी हिंदी रीति रिवाज के अनुसार चलता है कि हम लोग के घर के देखिएगा, घर में एक झंडा रहता है, तो वो मेरी पहचान है कि हम हिंदू हैं। झंडा लगाया जाता है, मेरी पहचान है कि वो हम हिंदू हैं। तो ऐसे ही इन लोग को प्रत्येक गोत्र की एक पहचान होती है, जो उनकी, जिसे हम लोग टोटम कहते हैं, प्रत्येक गोत्र की एक पहचान होती है। जैसे वह पौधा भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, कुछ भी चिन्ह, मतलब चिन्ह, कुछ भी चिन्ह हो सकता है किसी भी गोत्र का प्रतीक के लिए, तो उसी को हम लोग टोटम कहते हैं। इसका जो प्रतीक होता है उसको हम लोग टोटम कहते हैं। देखिए, इन लोग का जो देवता होता है, वो प्रमुख देवता अगर देखा जाए तो सूर्य ही होता है। लेकिन अलग अलग जनजाति इसी सूर्य को अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो इनके प्रमुख जो देवता है वो सूर्य ही है। शादी की बात की जाए तो शादी बंजारा जो जनजाति में होता है, वो शादी के पहले सगाई होता है। प्रत्येक जनजाति में नहीं होता है, प्रत्येक जनजाति में वो नियमानुसार होता है, लेकिन बंजारा जनजाति में एक ऐसी चीज़ है कि शादी के पहले सगाई होता है। और खोड़ जनजाति में क्या होता है कि इन लोग जयमाल करते हैं। ठीक है, मांसाहारी, प्रत्येक जो जनजाति है वो मांसाहारी होते हैं। लेकिन जो आपके ताना भगत हैं, ताना बोलिए या ताना बोलिए, दोनों एक ही बात है। ताना भगत और जो सफा होड़ हैं, ये लोग मांसाहारी नहीं हैं। क्या हैं? ये लोग मांसाहारी नहीं हैं, क्योंकि इन लोग जो हैं सिंह बोंगा एक देवता है, उनके इन लोग भक्त हैं, इसलिए इन लोग मांसाहारी नहीं होते हैं। एक आंदोलन हो रहा था, ताना भगत आंदोलन, उसको हम लोग ताना भागत आंदोलन भी कह सकते हैं। उसके नेतृत्व जो करता थे वो शिबू भगत थे। इन्होंने ताना भक्तों को मांस खाने का आदेश दे दिया। उसी समय मांस खाने का आदेश दे दिया तो ताना भक्तों ने 2 भागों में विभक्त हो गया। मांस खाने के लिए वो बोले थे, तो 2 भागों में विभक्त हो गया। मतलब इन लोग मांस नहीं खाते हैं, सफाहोड़ लोग और ताना भक्तों लोग। ठीक है, जनजातियों में मृत व्यक्ति को शव को दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है, लेकिन एक युराव ऐसी जनजाति है जहाँ सिर्फ शवों को दफनाया ही जाता है। ठीक, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। आइए अब हम लोग समझते हैं कि जनजातियों को निर्वाहन के आधार पे या रहन सहन के आधार पे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है या 4 वर्गों में बांटा गया है। एक है घुमंतू जनजाति, दूसरा है घुमंतू कृषक जनजाति, तीसरा है कृषक जनजाति और चौथा है शिल्प जनजाति। चीज़ों को समझिएगा। घुमंतू जनजाति के अंतर्गत बिरहोर, हिल और खड़िया आते हैं। ये घुमंतू जनजाति क्या होते हैं? घुमंतू जनजाति वे जनजाति जो कुछ समय के लिए इस जगह पे रहे। मान लिया जाए हम झारखंड की बात कर रहे हैं, मान लिया जाए कुछ दिन गिरिडीह जिला में रहे या फिर दूसरा कुछ दिन कोडरमा में चले गए, तो इनका एक अस्थाई निवास हुआ नहीं हुआ। कभी ये गिरिडीह में रहे तो ये कभी कोडरमा में रहे, इनका कोई अस्थाई निवास नहीं हुआ, अर्थात ये घूमते रहते हैं। ठीक है, ये घूमते रहते हैं, इसलिए इसे हम लोग घुमंतू कहते हैं। इनका अगर जीवन यापन की बात की जाए तो इन लोग झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि क्या होता है? झूम कृषि अगर कोई नए क्षेत्र में जाते हैं, जैसे हम आपको बताएं कि पहले गिरिडीह में रहते थे, फिर कोडरमा गए, तो कोडरमा गए तो यहाँ भी जंगल रहेंगे। अब ये जंगल रहेंगे तो इन लोग क्या करेंगे कि जंगल को काट करके यहाँ कृषि योग्य भूमि बनाएंगे। जंगल को काटेंगे, फिर इसकी लकड़ियाँ को जला देंगे, फिर इसकी लकड़ियाँ का जो राख रहेगा ये जमीन पे गिर जाएगा, और इस लकड़ियाँ का राख जमीन पे गिरने से जमीन की जो होती है उर्वरता बढ़ जाती है।
उर्वरता बढ़ जाती है, उसके बाद यहाँ अच्छे फसल होते हैं और ये उर्वरता लगभग 2-3 साल तक इस ज़मीन पे बनी रहती है। तब तक ये इस क्षेत्र को चेंज नहीं करते हैं। जब यहाँ की उर्वरता ख़त्म हो गई तो ये दूसरे क्षेत्र में चले गए, जैसे कोडरमा में चले गए, मान लिया जाए यहाँ, ये फिर यहाँ चले गए। और ये जो कृषि करने की इनकी प्रक्रिया है, समय समय पे बदलते रहना है, इसी को तो हम लोग झूम की कृषि कहते हैं या झूम खेती कहते हैं। ठीक, अब इनकी हम लोग रहन सहन की बात करते हैं। रहन सहन की, इन लोग जो खाना बनाते हैं वो कुम्हार द्वारा बनाया गया जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसमें इन लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं। जंगल के जो बहुत ऐसे पेड़ होते हैं जिसके बड़े पेड़ पत्ते होते हैं, उसमें लोग खाते हैं। अगर सोने का काम किया जाए तो ये पत्ते बिछा करके भी सोते हैं। बहुत जंगल में बहुत ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप केला के पेड़ की पत्ते की बात की जाए तो आदमी उस पर आराम से सो सकता है। तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसी पे इन लोग सोते हैं। खान पान की बात हो गई। अब इन लोग क्या करते हैं, तो इन लोग जो करते हैं वो पशु को मारते हैं। सीधे सीधे आप ये भी बोल सकते हैं कि शिकार करते हैं। दूसरा, इन लोग खेती करते हैं जो अस्थायी खेती होती है। तीसरा, अगर कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, सब पशु मारने से या तो खेती करने से कुछ ऐसी चीज़ें बच जाती है जो मार्केट से लानी होती है, जैसे कुछ समझ लीजिए मसाला, तो इसको लानी पड़ती है। तो जंगल की लकड़ियों से कुछ इन लोग चीज़ें बनाते हैं जो मार्केट में बेचते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं ओखली, ढोलकी और ये कठौती। ये चीज़ें इन लोग बनाते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं और मार्केट से जो कुछ पैसा बचता है या तो जो कमा पाते हैं वो घर के लिए सामान लाते हैं जो इनका खाना बनेगा, ये चीज़ें करते हैं। तो आपको पता चल गया कि इन लोग घुमंतू इसे क्यों कहते हैं, इनकी रहन सहन कैसे होती है और इनका जो इन लोग खाते पीते कैसे हैं। ऐसे में अगर 10-15 तंबू होते हैं, जिसे हम लोग एक समूह भी कह सकते हैं, 10-15 तंबुओं का एक समूह रहता है, उससे हम लोग टंडा कहते हैं। ठीक है, उससे हम लोग टंडा कहते हैं। हम आपको बताएं कि लोग झूम के कृषि करते हैं, लेकिन कई अब ऐसे जनजाति हैं जो कहीं अस्थायी कृषि भी करने लगे हैं। जैसे गांव के बगल ही रहते हैं तो इनका संबंध थोड़ा गांवों से होने लगता है, वहाँ की संस्कृति को समझते हैं, तो फिर एक ही जगह पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जब स्टार्ट कर देते हैं तो वहीं अब अस्थायी कृषि भी करने लगते हैं। ठीक, और जब अस्थायी कृषि जो करते हैं उसको हम लोग जांघी के नाम से जानते हैं। जो जनजाति अस्थायी कृषि करते हैं उसे हम लोग जांघी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो अल्प संख्या होती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अस्थायी कृषि करते हैं। ठीक है, इन लोग क्या होता है कि कमर से लेकर के नीचे तक एक कपड़ा पहनते हैं, जिससे हम लोग करैया कहते हैं। हम लोग तो अभी जनरल भाषा में बोलते हैं, या तो हम लोग सामान्य भाषा में उससे हम लोग करैया नहीं बोलते हैं, उससे हम लोग पजामा बोल देते हैं, है ना, या ट्रोजर हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इन लोग बोलते हैं करैया। ठीक है, तो ये 3 वर्ड को आप समझिएगा। टंडा किसे कहते हैं, तंबुओं की समूह को, तंबू के समूह को टंडा कहते हैं। ठीक है, जांघी किसे कहते हैं, तो बहुत ऐसे जनजाति हैं जो अब अस्थायी कृषि को अपना लिए हैं, उसी को हम लोग जांघी कहते हैं, लेकिन इसकी संख्या कम है। करैया किसके कहेंगे, इनका एक वस्त्र होता है पहनने के लिए, जो कमर से लेकर के नीचे तक एक ही वस्त्र होता है, उसे हम लोग करैया कहते हैं। चीज़ों को समझिएगा। तो ये आपका हो गया घुमंतू जनजाति, जो बिरहोर, हिल और खड़िया करते हैं। इन लोग पता है जानवर भी पालते हैं। जानवर बोले तो ये आपके मुर्गा भी पालते हैं, मुर्गी भी पालते हैं, मुर्गा पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, आपके कुत्ता भी पालते हैं। ये कुत्ता इसलिए पालते हैं क्योंकि शिकार करने में इनको मदद करते हैं। तो ये आप चीज़ें समझ गए घुमंतू जनजाति क्यों कहते हैं, इनका रहन सहन कैसे है, लोग कैसे रहते होते हैं, इनका जो
पेट भरता कैसे, अर्थात ये अपने जीवन यापन कैसे करते हैं। ये तंबू किसको, ये टंडा किसको कहते हैं, करैया किसको कहते हैं। ये और आप चीज़ें का समझ गए, या आप इसे जांघी किसे कहते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं घुमंतू जनजाति, घुमंतू कृषक जनजाति के बारे में। घुमंतू कृषक भी जनजाति वही करते हैं, वही पत्ते का उपयोग करते हैं खाने के लिए, सोने के लिए, मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते हैं, जो जनजाति लगभग इसी तरह से सब करते हैं। तो हम क्या एक ही बात को बार बार रिपीट करें, लेकिन हाँ कुछ जो अलग होता है हम बताते हैं कि जो आपके घुमंतू कृषक जनजाति हैं वो अस्थायी कृषि को अपना लिए हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कुरुआ के नाम से जानते हैं, कुरुआ के नाम से जानते हैं। जैसे अगर संथाल परगना में देखा जाए, संथाल परगना में माल पहाड़िया जो है वो अस्थायी कृषि को अपना लिया है, माल पहाड़िया, या पलामू में देखें तो कोरबा पहाड़िया भी अस्थायी कृषि को अपना लिया है। ऐसा नहीं है कि ये घुमंतू नहीं, घुमंतू तो थे, लेकिन कुछ ऐसे जनजाति हैं जो अब अस्थायी कृषि को अपना लिए हैं, और इसके कृषि को हम लोग कुरुआ के नाम से जानते हैं। एक होता है कृषक जनजाति, इसका वही रहन सहन है, वही लोग खाते पीते हैं, जो आपके जंगल में फल मिल गए, आपके शिकार हो गए, यही सब इन लोग खाते हैं, कृषि भी करते हैं। अब इन लोग कुछ अस्थाई भी कृषि करने लगे हैं। ये कृषक जनजाति, कृषक जनजाति से नाम से पता चलता है कि अब ये कृषि करने लगे हैं अस्थाई तौर पे, घूमते उमते नहीं है। तो वही बात है, अब इन लोग क्या है कि बाहरी चीज़ों को समझ गए हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, इनके संस्कृति को समझ गए हैं, और इस संस्कृति को बहुत जल्द समझें और ये अपने अस्थाई कृषि करने लगे। ये क्या करते हैं, अस्थाई कृषि करने लगे। कौन कौन, तो मुंडा, हो और भूमि जो है वो अस्थाई कृषि करने लगे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं शिल्प जनजाति। शिल्प जनजाति के अंतर्गत महली जनजाति, करमाली जनजाति, लोहार जनजाति और चिक बड़ाइक जनजाति आते हैं। ये शिल्प जनजाति क्या होते हैं, वैसे जनजाति जो हाथ की कला का उपयोग करके अपने घरों में छोटे उद्योग खोल करके उन्हीं से रोजगार प्राप्त करते हैं, वैसे जनजाति को हम लोग शिल्प जनजाति कहते हैं। जैसे अगर हम दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहें तो लोहार का काम क्या होता है कि जो जनजाति कृषि करते हैं उनके लिए हल बनाने का काम, या तो उसके अंतर्गत जितने भी औजार बनाए जाएंगे जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी होंगे, वो कार्य जो करते हैं वो लोहार करते हैं। लोहार का काम होता है कृषि कार्य में उपयोग लाए जाने वाले जितने भी औजार होते हैं उसको बनाना। तो ये लोहार काम करता है, तो का घर में ही काम करता है। इसके उद्योग धंधे छोटे ही सही, लेकिन इसके उद्योग हैं, ये इसी पे आश्रित हैं, इनका जीवनयापन इसी से होता है। इसलिए ये शिल्प जनजाति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अपनी हाथ की कला का उपयोग करके अपने उद्योग धंधे को चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक उसी तरह से चिक बड़ाई का काम होता है बुनकर। ये बुनकर का काम करते हैं, ये अपने हाथ की कला का उपयोग करके अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। लेकिन आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो कोई भी जनजाति अपनी मूल व्यवसाय पे टिका हुआ नहीं है। उसका भी बहुत बड़ा वजह है कि अब रोजगार बचा नहीं है। अगर लोहा का काम करते रहे तो इसमें रोजगार कम हो गई है। जैसे अगर आप देखते हैं कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता था, तो क्या अब वैसा मिट्टी के बर्तन का डिमांड ही नहीं रहा, तो वैसे में उनकी रोजगार छीन ली गई। और आज के दौर में आधुनिकीकरण में मशीनों का बड़ा दौर है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ऐसे जनजाति हैं जिनका रोजगार छीन लिया गया है। एक चीज़ों को और आप लोग नोट कीजिएगा, हम आपको बताएं कि झारखंड में जो जनजाति पाई जाती है उसकी कुल संख्या इतनी है, और प्रतिशत में बात की जाए तो इसकी प्रतिशत 26.2% है। उसमें से 91% जो लोग रहते हैं, 91% जो लोग रहते हैं वो गांव में रहते हैं, और जो 9% लोग रहते हैं वो शहर में रहते हैं। ठीक, जनजाति 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब ये बहुत बड़ा ये भी कारण है कि 31 अगस्त को जनजाति स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। जिस समय
अंग्रेजों का आगमन हमारे देश में हुआ था, उस समय जनजातियों को अंग्रेजों ने विद्रोही घोषित किया, या आप ये भी कहें कि अपराधी घोषित किया। इस अपराधी घोषित किया अंग्रेजों ने, लेकिन भारत सरकार ने 1952 ईस्वी को 30 अगस्त 1952 ईस्वी को इस सभी जनजातियों को अपराधी के वर्गों से निकाले। तब इन लोग को लगा कि अब हम स्वतंत्र हैं, ये अब अपराधी नहीं हैं, क्योंकि अपराधी इन्हें घोषित कर गए थे अंग्रेज। लेकिन भारत सरकार, जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर भारत सरकार ने 30 अगस्त 1952 ईस्वी को इन्हें अपराधियों की श्रेणी से बाहर किया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आती है तो अभी बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद आपके एक करके सारे जनजाति से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाए जाएंगे, चाहे वह संथाल जनजाति की बात हो, उराव जनजाति की बात हो। कुल मिला के अब हम बता दें 32 जनजाति से संबंधित तो जो जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर कभी कभी ये क्रम में पूछा जाए कि सबसे अधिक झारखंड में कौन ऐसी जनजाति पाई जाती है, जनसंख्या के आधार पे सबसे अधिक कौन ऐसी जनजाति झारखंड में पाई जाती है, तो आपको बताना है संथाल जनजाति, संथाल जनजाति। दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति, चौथा है हो जनजाति, एक क्रम में लिखिएगा हो जनजाति, और पांचवा है खरवार जनजाति। खरवार बोलें आप, इसे खेरवार भी बोलें, ठीक है, खरवार जनजाति। तो सबसे अधिक झारखंड में संथाल जनजाति पाए जाते हैं, और अंग्रेजों ने संथाल परगना का नाम संथाल जनजाति के नाम पे ही रखा है, क्योंकि संथाल जनजाति सबसे अधिक संथाल परगना में पाए जाते हैं। संथाल परगना बोलें तो आपको देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ये सारे जो आपके ज़िले आते हैं वो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। तो ये संथाल परगना का नाम संथाल परगना क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ संथाल जनजाति लोग अधिक पाए जाते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने इस जगह को ही संथाल परगना का नाम दिया। चलिए, चीज़ें आप समझ गए होंगे। इससे बाहर की चीज़ें आपको नहीं समझनी है। यहाँ एक बेसिक जानकारी आपको दिया गया। अब से अगर आप जनजाति को पढ़ते हैं, आप कई बुक को पढ़ेंगे तो आपको एक पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।